देखते देखते आ गया है दिसंबर और 1 महीने में हो जाएगा ये साल खत्म। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन का सपना करना है साकार तो इस 27 से 30 नवंबर आ गया है एंड ऑफ नवंबर सेल। करो सुपर से ऊपर की तैयारी अप टू 90% ऑफ एंड 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेक्स्ट बुक। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के इस सेशन में। सो वी आर बैक विद द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर न्यू सीरीज द 90 डे चैलेंज बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश फॉर ऑल योर बैंकिंग एग्जाम्स। आप में से जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है या इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड स्पेशली 2024 अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन वीक है, इंग्लिश में आपको दिक्कत जा रही है, स्ट्रगल हो रहा है, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। और इस सीरीज़ में बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं डिटेल तरीके से। उसमें ग्रामर होगा, वोकैब के सेशंस होंगे। इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस सेशंस करने वाले हैं प्रीलिम्स और मेंस लेवल के क्वेश्चंस के। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव के सेशंस होने वाले हैं और बहुत सारी और चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही लंबी सीरीज़ चलेगी, 3 महीने की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को, इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, सभी के सभी लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। और टाइमिंग्स जैसे आप सभी को पता है, मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 12 बजे इसी टाइम पर, सेम चैनल पर हमारे ये क्लासेस होंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो एक बार जल्दी से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, जहाँ पर भी आप जुड़े हैं सेशन लिंक को शेयर कर दीजिए। एंड जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो एज आई सेड, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। पहला लेक्चर हमारा कल हो चुका था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। तो जैसे कल वाली क्लास में हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एज यू कैन सी हियर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं। और इन 8 में से हमने पहले 4 वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमने कल की क्लास में देखे थे। आप में से जिन्होंने यस्टरडेज लेक्चर या कल का क्लास नहीं देखा, एक बार देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आज के डिस्कशन में हम लोग बाकी के रिमेनिंग 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देखेंगे। नाउ इन लेक्चर्स में डिटेल में हम नहीं स्टडी करेंगे नाउन प्रोनाउन की, क्योंकि नाउन के अलग अलग सेशंस होंगे। नाउन के 3-4 क्लासेस, प्रोनाउन के 3-4 क्लासेस, ऐसे आने वाले सारे दिनों में हम लोग डिटेल में एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। लेकिन आज बस ओवरव्यू देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैसे स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एडवर्ब से। नाउ एडवर्ब जो होते हैं, इनका डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये एक ऐसा वर्ड है दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस और अ टाइम और अ मैनर और अ कॉज और अ डिग्री टू द वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर एडवर्ब। मतलब क्या है कि एडवर्ब जो होते हैं ये बेसिकली किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं आपको, या फिर एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हैं, या फिर एडवर्ब जो है वो किसी और एडवर्ब के बारे में भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हैं। ये जो डेफिनेशन हमने देखा, इस डेफिनेशन का आसान शब्दों में ये मतलब निकलता है। तो जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को मॉडिफाई करना या नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। वैसे एडवर्ब का काम जो है वो इन 3 चीजों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। वर्ब के बारे में, किसी दूसरे एडजेक्टिव के बारे में, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। हिंदी डेफिनेशन अगर देखें, समय, स्थान, कारण आदि के संबंध में अधिक जानकारी देने या क्रिया विशेषण, वाक्यांश या अन्य क्रिया विशेषण की श्रेणी को दर्शाने वाला शब्द, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में। ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने एडवर्ब्स के, जैसे रियली, वेरी, वेल, बैडली, टुडे, यस्टरडे, एवरीडे, समटाइम्स, ऑफन। ये ऐसे आपके एग्जाम्पल्स बनते हैं।
नाउ कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम सेंटेंस के रूप में देखें तो सेंटेंस कुछ ऐसे बन सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस soup is really tasty. This soup is really tasty. ये सूप जो है वो सच में बहुत टेस्टी है। अगर किसी पर्सन को यकीन नहीं हो रहा कि ये सूप टेस्टी है या नहीं है, तो उसको यकीन दिलाने के लिए हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, दिस सूप इज रियली टेस्टी। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर सूप आपका नाउन है और ये सूप के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला जो वर्ड है टेस्टी, ये आपका एडजेक्टिव ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन ये जो रियली है वो किसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है? इस टेस्टी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। मतलब ये एक एडवर्ब हो गया जो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। ये एक एडवर्ब हो गया जो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, यानी कि सेकंड केस बन जाती है। ये टोटल 3 केसेस है ना, तो इसमें से ये क्या बन गया? सेकंड केस बन गया, है ना। वैसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दूसरा कोई एक एडवर्ब लेते हैं, I was badly hurt. I was badly hurt while running. दौड़ते समय मैं बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, हर्ट हो गया। इसमें भी सेम लॉजिक है, इसमें भी आई के लिए यूज किया जाने वाला हर्ट। हर्ट यानी कि क्या है? मुझे चोट पहुंचे। आई वॉज बैडली हर्ट। हर्ट मतलब जिसको चोट पहुंची हुई है वो पर्सन, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन कैसे हर्ट हुआ है? यहां पर ऑप्शन नंबर, ये बैडली जो है वो एडवर्ब का काम करता है ना। अभी यहां पर आप बोलेंगे सर हर्ट ये वर्ब है क्या? तो वॉज हर्ट जो है वो अगर पैसिव वॉइस में आता तो हर्टेड ईडी लगा के आ जाता। समझ में आई बात? तो वॉज जो है ना, ये यहां पर मेन वर्ब का काम करता है। वॉज ही अपने आप में मेन वर्ब का काम करता है और हर्ट वहां पर एडजेक्टिव बन जाता है, यानी कि हर्ट होना, यानी कि एक प्रकार से जिसको, एक ऐसा पर्सन जिसको चोट पहुंचे। तो ये भी एग्जाम्पल सेम चीज हो गई, एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, यानी कि सेकंड पर्सन, सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट और थर्ड का भी एक सिचुएशन बना लेते हैं, या फर्स्ट और थर्ड के जैसा एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे ऑफन, देखिए ऑफन ये जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका सेंटेंस ऐसे बनता है, आई often visit my grandparents. I often visit my grandparents. मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने बहुत बार जाता हूँ। ऑफन, ऑफन ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन किसके बारे में जानकारी दे रहा है? देखिए विजिट ये आपका वर्ब है ना, विजिट ये आपका वर्ब है। और कैसे विजिट करता हूँ? ऑफन विजिट करता हूँ। तो ऑफन बनता है एडवर्ब जो आपके वर्ब के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। ठीक है, सो ये बन गया हमारे पहले टाइप का, फर्स्ट टाइप का यूसेज, कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। नाउ कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे एडवर्ब के लिए भी, या किसी दूसरे एडवर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे वेल है ना, वेल देखिए, या वेरी देखिए। एक एग्जाम्पल में अगर यहां पर लिख दूं कि दिस फिल्म is really very scary. This film is really very scary. ये फिल्म सच में बहुत स्केरी है। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखिए फिल्म के बारे में बात करें, फिल्म नाउन है। कैसी फिल्म है? स्केरी है। स्केरी है उसका एडजेक्टिव बन गया, फिल्म के लिए यूज किया जाने वाला। कैसी स्केरी है? वेरी स्केरी। वेरी मतलब एक और एडवर्ब बन गया जो आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, स्केरी को। लेकिन रियली वेरी स्केरी, रियली है क्या बन गया? एक और एडवर्ब बन गया जो मॉडिफाई कर रहा है वेरी को, यानी कि दूसरे एडवर्ब को। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि ये एग्जांपल कैसे बन गया? तीसरे वाले केस का एग्जांपल बन गया, जहां पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। समझ में आई बात? तो इन सारी चीजों को देख के एक बात तो पता चल जाती है कि एडवर्ब जो होते हैं वो मल्टी फैसेटेड या मल्टी फंक्शनल होते हैं। सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, कभी एडजेक्टिव को, कभी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। नाउ एडवर्ब्स जो होते हैं ना, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। मोटे मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज होती है।
पहली कैटेगरी होती है एडवर्ब ऑफ मैनर की। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी कि तरीका, किस तरीके से कोई काम हो रहा है। जैसे इसमें लिस्ट देखिए क्या क्या है, सीक्रेटली, फास्ट, वेल, क्विकली, इजीली, स्लोली, लोली, एक्सीडेंटली, वीटली, इमोटली, बैडली, केयरफुली, क्लोजली, क्वाइटली, कंप्लीटली, है ना, जस्ट, बेयरली, इनॉर्मसली, फेयरली, TOO2, ही इज टू स्मार्ट टू बी डिसीव्ड, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, एंटायरली, एक्सट्रीमली, रादर, ऑलमोस्ट, फुल वगैरह। तो ये क्या दर्शाते हैं, ये तरीका दर्शाते हैं कि किस प्रकार से, किस मैनर से एक्शन की जा रही है, किस मैनर में एक्शन हुई है। जैसे ही वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत स्लोली चलता है, तो उसके चलने का मैनर क्या है, उसके चलने का तरीका क्या है, स्लोली, है ना। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी, बहुत इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होने का तरीका कैसा है, इसका मैनर ही है ना, इंटेलिजेंट होने का मैनर है, बहुत इंटेलिजेंट है। सो मैनर यहां पर बनता है वेरी से। उसके बाद डीपली, आई केयर अबाउट यू डीपली, मैं तुम्हारे बारे में बहुत डीपली केयर करता हूं। तो केयर मैं कैसे करता हूं, केयर बहुत डीपली, मेरे केयर करने का तरीका है, मैनर है डीपली केयर करना, है ना। इनॉर्मसली, दिस पर्सन इज इनॉर्मसली रिच, ये पर्सन इनॉर्मसली रिच है, मतलब बहुत ज्यादा रिच है। रिच होने का तरीका क्या है, मैनर क्या है, इनॉर्मसली रिच है। तो ये सारे जो पहली कैटेगरी में है ना, हाउ एंड हाउ मच वाले जो क्वेश्चन, पता कैसे चलता है कि जब हम सवाल पूछते हैं, ये दो सवाल पूछने पड़ते हैं, है ना, किसी भी वर्ब को या एडजेक्टिव को जब हम ये दो सवाल पूछते हैं, हाउ या फिर हाउ मच, तो उनके आंसर जो हमें मिलते हैं वो हमें बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडवर्ब ऑफ मैनर के ये पहले दो वाले बॉक्सेस हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये वाली जो कैटेगरी है इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि एग्जैक्टली कहां पर हुई है वो एक्शन। प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे देयर, इनसाइड, हियर, बैक, फार, अबव, अब्रॉड, बिहाइंड, अवे, आउटसाइड। आप बोलेंगे सर बिहाइंड, अबव, ये सारे प्रीपोजिशन भी लग रहे हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन ही तो होते हैं ना। लेकिन प्रीपोजिशन ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कहां पर और कैसे यूज किया गया है ना। नियर बाय है, आउटडोर है, डाउनस्टेयर्स, आउटसाइड वगैरह वगैरह। ये सारे वर्ड जब जनरली सेंटेंस के एंड में लगते हैं तो वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब्रॉड या बिहाइंड, तो अगर आपने बिहाइंड को सेंटेंस के बीच में लगाया या बिहाइंड के बाद किसी नाउन का इस्तेमाल किया, तो फिर वो बिहाइंड क्या बन जाता है, प्रीपोजिशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज बिहाइंड मी, ही इज बिहाइंड मी, शी इज बिहाइंड मी, मतलब क्या है कि वो मेरे पीछे है। बिहाइंड के बाद मी लगा दिया, मतलब क्या है, नाउन या प्रोनाउन ऐड हो गया, तो वो बिहाइंड बन जाता है एक प्रीपोजिशन, जो अभी बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैंने बिहाइंड से सेंटेंस को एंड किया, फॉर एग्जाम्पल शी वेंट बिहाइंड, बस इतना ही बोला, शी वेंट बिहाइंड, यानी कि वो पीछे गई है। कहां पर पीछे, यानी कि घर के पीछे या किसी जगह के पीछे। किस चीज के पीछे हमें नहीं पता, लेकिन वो पीछे गई है, शी इज गॉन बिहाइंड। तो अभी गॉन बिहाइंड या शी वेंट बिहाइंड, इसके बाद में फुल स्टॉप लिख रहा हूं, बिहाइंड के बाद में कुछ नहीं है। तो जब बिहाइंड के बाद कुछ नहीं होता, तो वो बिहाइंड जो है वो ऑटोमेटिकली प्लेस का काम करता है, उसके जाने के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है कि वो कहां गई है, तो पीछे गई है। सो ये बिहाइंड बन जाता है एडवर्ब। समझ में आई बात। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एडवर्ब कौन सा है और प्रीपोजिशन कौन सा है, क्योंकि बहुत बार वो दोनों सिमिलर टाइप के दिखते हैं, जैसे बिहाइंड प्रीपोजिशन भी होता है, अबव ये प्रीपोजिशन भी होता है ना, बैक ये प्रीपोजिशन भी होता है। लेकिन प्रीपोजिशन वो तब होते हैं जब उनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आता हो। प्रीपोजिशन तब होते हैं जब उनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता हो। और यहां पर अगर इस वर्ड पर सेंटेंस खत्म होता है, फुल स्टॉप लग जाता है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाते हैं। समझ में आई बात। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर। ओके, फिर उसके बाद यहां पर प्लेस वाले जो क्वेश्चन है या प्लेस वाले जो एडवर्ब्स हैं, उनको क्या सवाल पूछते हैं, वेयर वाला सवाल पूछते हैं, ये कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है, हाउ ऑफन, कितनी बार कोई चीज रिपीट होती है, उस चीज की या उस एक्शन के होने की फ्रीक्वेंसी क्या है। कभी कभी कोई चीज हमेशा होती है, ऑलवेज, या ऑफन, या यूजुअली। कभी कभी कोई चीज कभी कभार होती है, समटाइम्स, है ना, या फिर हार्डली एवर, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, रेयरली, या बहुत कम बार होती है।
बहुत कम बार के लिए वही यूज़ करते हैं हम लोग, सेल्डम, है ना, हार्डली एवर वगैरह वगैरह। ओकेजनली होता है, कभी कभार, समटाइम्स होता है, कभी कभार। तो ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, चौथे टाइप का एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि कोई एक्शन कितने बार रिपीट होती है और उसके होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी के कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट टाइप की जो एडवर्ब्स हैं इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, कि एग्जैक्टली कब होते हैं, व्हेन। एक्शन को सवाल पूछना है कि व्हेन। तो जैसे टाइम ऑफ रेफरेंस जिसको हम कहते हैं, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, लेटर, सून, नाउ, यस्टरडे, 3 days अगो, 5 weeks अगो, 4 months अगो, इन 1940, इन 2020, ऐसे सारे जो टाइम ऑफ रेफरेंस जिसको हम कहते हैं, जो व्हेन के साथ आता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो ये सारे सेंटेंस, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे एडवर्ब्स की ही लिस्ट है। एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले 2 बार ब्रैकेट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं नॉर्मली एडवर्ब्स होते हैं। अभी आप देखिए इन वर्ड्स में एल वाई से एंड होने वाले काफी सारे वर्ड्स हैं ना, क्विकली, इजीली, स्लोली, इनॉर्मसली, सही है। उसके बाद वहां पर फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, एल वाई से ज्यादातर एंड होते हैं। लेकिन एल वाई से एंड ना होने वाले भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे टू, TOO है, रादर है, ऑलमोस्ट है, देयर, इनसाइड, हियर, बैक, अबव, बिहाइंड, ये सारे हैं, है ना। यहाँ पर भी वेल है, फास्ट है, जिसमें एल वाई नहीं लगा हुआ है। तो एल वाई लगने वाले सारे वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ऐसा भी गलत है। और एडवर्ब में सिर्फ एल वाई लगता है, ऐसा भी गलत है ना। तो स्पेलिंग से मत जाइए कि एल वाई दिखाई दिया मतलब एडवर्ब है। स्पेलिंग से स्टडी करना ये बहुत रिस्की बन सकता है, ठीक है। बहुत बार सही होता है लेकिन बहुत बार गलत भी हो सकता है। तो सेंटेंस के अंदर वो पर्टिकुलर वर्ड कहाँ पर आया है, उसकी पोजीशन क्या है, कौन से दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए वो काम कर रहा है, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन तो पढ़ रहे हैं ना, डेफिनेशन याद रखिए। एडवर्ब का क्या फंक्शन होता है, एडजेक्टिव का क्या फंक्शन होता है, नाउन का क्या फंक्शन होता है, ये सारे फंक्शंस, ये सारे काम याद रखने हैं और उस हिसाब से आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के अंदर कि एडवर्ब कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, आई होप दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज क्लियर. Now let's go to the next part of speech of today's exercise, that is preposition. हमारा पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, सॉरी हमारा 6th पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रीपोजिशन. नाउ प्रीपोजिशन ये जो वर्ड होता है उसके नाम से ही पता चलता है कि ये काम क्या करता होगा सेंटेंस में. अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, pronoun or a noun phrase to show direction, time, place, location, special relationship, special यानी कि space से related कि exactly कहाँ है ना, और introduce an object. आसान भाषा में अगर बोले तो पोजीशन बताने वाले शब्द, किसी एक नाउन का, किसी एक वस्तु का क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, दूसरे नाउन के रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पर है, ऐसे सारे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे beneath यानी कि किसी चीज के नीचे. फॉर एग्जाम्पल, The cat is beneath the table. The cat is beneath the table. अभी आप बोलेंगे सर अंडर द टेबल हो सकता है क्या यहाँ पर? तो वो भी हो सकता है. अंडर में क्या डिफरेंस है, बीनीथ में क्या डिफरेंस है, अंडर और बीनीथ में क्या डिफरेंस है, बिलो कब लगाते हैं, ये सारी डिटेल्स प्रीपोजिशन की जब डिटेल्ड क्लासेस होंगी तो उसमें हम कवर करेंगे. अभी फिलहाल बस एग्जाम्पल्स कर रहे हैं. बिसाइड, बिसाइड बिना एस के, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, है ना. इसका एग्जाम्पल, शी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी. शी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी मतलब वो मेरे बगल में खड़ी है. सही है. बिटवीन, देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ देम. उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है. देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ देम. ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं. फ्रॉम, फ्रॉम ये नॉर्मली सोर्स जनरेट करता है, सोर्स के बारे में बताते हैं कि कहाँ से ये आया है. जैसे दिस गिफ्ट इज फ्रॉम मी टू यू, है ना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है. दिस गिफ्ट इज फ्रॉम मी टू यू. और जब भी फ्रॉम लगाते हैं तो आगे टू लगता है.
फ्रॉम एंड टू ये दोनों ऑलमोस्ट एक साथ आते हैं। इन फ्रंट ऑफ यानी कि के घर के सामने, देर इज अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ है ना। इनसाइड हम कब यूज करते हैं, के अंदर, जैसे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम, इन द क्लासरूम भी बोल सकते हैं। या फिर द कुकीज आर केप्ट इनसाइड द जार, सो इनसाइड यहाँ पर आ जाता है। नियर जो होता है ये बिसाइड के ही जैसा वर्ड है, बिसाइड या नियर या नेक्स्ट टू, के बगल में। ओके, देयर इज अ स्कूल नियर माई हाउस, मेरे घर के बगल में, मेरे घर के नज़दीक एक स्कूल है। ठीक है ना। ओ डबल एफ ऑफ, इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ओ डबल एफ ऑफ हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन को लूज करके किसी और पोजीशन पर लैंड अप होते हैं, खासतौर से जब अपना बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे ही फेल ऑफ द चेयर, ही फेल ऑफ द चेयर, ही फेल ऑफ द वॉल, ही फेल ऑफ द बाइक, यानी कि वो बाइक पर बैठ के जा रहा था और पता नहीं क्या हो गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाइक से नीचे गिर गया, दीवार से नीचे गिर गया, चेयर पे बैठा था नीचे गिर गया। तो जब ओरिजिनल पोजीशन पे जब कोई पर्सन है और वहां से वो गिर जाते हैं, अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के किसी दूसरे जगह लैंड अप होते हैं, खासतौर से गिरने के कॉन्टेक्स्ट में, तो ओ डबल एफ वाला ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फेल ऑफ द चेयर है ना, फॉल ऑफ समथिंग। ठीक है। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स, रिमूव द पैकेजेस आउट ऑफ द बॉक्स। ओके। थ्रू का मतलब होता है के आर पार, थ्रू का मतलब होता है के आर पार जाना। जैसे द ट्रेन गोस थ्रू द टनल, ट्रेन जो है वो टनल के थ्रू जाती है, ऐसा सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है। नाउ ये जो सारे प्रिपोजिशंस हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे प्रिपोजिशंस होते हैं। नाउ उनको यूज करने का तरीका यही है कि सेंटेंस में किसी नाउन की पोजीशन बताते। जैसे कैट का पोजीशन है बीनीथ द टेबल, शी का पोजीशन है मेरे बगल में, बिसाइड में, है ना। दोनों के बीच में फाइट हो रही है, बिटवीन प्रिपोजिशन हो गया। फ्रॉम मी टू यू, यहाँ पर ओ डबल एफ ऑफ, ये प्रिपोजिशन बन जाता है ना। तो अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखना चाहें, देखिए यहाँ पर आपके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में लेके आया हूँ। तो ये जो रेड कलर का बॉल है, इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स, ये बॉक्स है नीचे वाला। तो बॉक्स के ऊपर देखिए, अगर फिजिकली टचिंग है तो उसको ऑन बोलते हैं, ऑन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर अगर है तो इन द बॉक्स कहते हैं। बॉक्स के सामने है लेकिन फिजिकली टचिंग नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बॉल कहाँ पर है, बॉल इज ऑन द बॉक्स, बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, यानी कि के सामने। ओके। बिहाइंड यानी कि पीछे, देखो बॉक्स के पीछे चला गया, बिहाइंड द बॉक्स। बगल में, नेक्स्ट टू या बिसाइड, नेक्स्ट टू के जगह यहां बिसाइड भी लिख सकते हैं, बिसाइड द बॉक्स। दोनों के बीच में है, बिटवीन ये हमेशा दो नाउन के बीच में होता है, द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस। लेकिन अगर यहां दो से ज्यादा बॉक्सेस हो गए, मान लीजिए दो से ज्यादा, यहां पर चार है, इधर भी एक बॉक्स है, नीचे भी एक बॉक्स है, तो फिर अमंग द बॉक्सेस हो जाएगा, बिटवीन के जगह फिर अमंग आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ ऑपोजिट यानी कि बीच में कोई रोड है, ऑपोजिट द बॉक्स या अक्रॉस द बॉक्स, के उस पार, जैसे रोड के उस पार, रोड के उस पार एक रेस्टोरेंट है, रोड के उस पार या नदी के उस पार एक पेड़ है, सही है ना। या ब्रिज के उस पार जैसे हम बोलते हैं, तो के उस पार हिंदी में बोलते हैं ना अक्रॉस, तो अक्रॉस या ऑपोजिट, दे आर अक्रॉस ईच अदर। अंडर जो होता है, देखिए टेबल के अंडर चला गया, अंडर में क्या होता है, अंडर में किसी चीज के नीचे, नॉट नेसेसरीली कि वो फिजिकली टच कर रहा है, लेकिन नीचे है, अंडर द टेबल। ठीक है। अबव द टेबल क्या होता है, देखो ऑन और अबव में क्या डिफरेंस है, ऑन में फिजिकली टच होना जरूरी है, अबव जो होता है उसमें फिजिकली टच नहीं होता, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, इसलिए शैडो दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना। सो अबव यहाँ पर फिजिकली टच होता है। एग्जैक्टली बीचों बीच अगर है तो इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ द टेबल, इन द मिडल ऑफ द रूम, किसी कमरे के एग्जैक्ट बीचों बीच अगर आप खड़े हैं तो इन द मिडल ऑफ द रूम, ऐसा सेंटेंस बनता है। टू द लेफ्ट यानी कि बॉक्स के लेफ्ट में, टू द राइट यानी कि बॉक्स के राइट में, ये डायरेक्शन के हिसाब से भी प्रीपोजिशन आ जाते हैं। थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर अगर स्टेयर के ऊपर जा रहा है तो गोइंग अप द स्टेयर्स, द बॉल इज गोइंग अप द स्टेयर्स, द पर्सन इज गोइंग अप द स्टेयर्स, है ना। शी इज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, ही इज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, यानी कि वो स्टेयर्स के नीचे आ रहा है, स्टेयर्स में से उतर रहे हैं। ओवर का मतलब क्या होता है, देखिए यहां से वहां, मतलब क्या है, जैसे बॉल अगर आपने फेंकी दीवार के उस पार, है ना, तो कैसे ट्रेजेक्ट्री मोशन में चली जाती है, द बॉल वेंट ओवर द वॉल,
सही है। बैट्समैन अगर 6 लगाते हैं तो कभी कभार स्टेडियम के बाहर चला जाता है बॉल, अगर छोटा स्टेडियम हो तो। सो द बॉल इज गॉन ओवर द स्टेडियम और ओवर द रूफ ऑफ द स्टेडियम। ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पर चले जाते हैं और ऊपर से जंप करने के जैसे। जंप ओवर द फेंस, अगर मान लीजिए फेंस है, फेंस के ऊपर से जंप कर दिया, घोड़ा जंप करता है, लोग जंप करते हैं, है ना, ही जंप्ड ओवर द फेंस, द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस। ऐसा सेंटेंस हम बनाते हैं। नाउ दूर से नजदीक आना, टू, नजदीक से दूर जाना, अवे फ्रॉम, गो अवे फ्रॉम, बगल से निकल जाना, पास्ट, PAST पास्ट। हाँ, आई वॉक पास्ट दैट शॉप एवरी डे, मैं उस दुकान के बगल से हर रोज जाता हूँ, आई वॉक पास्ट दैट शॉप एवरी डे। बाहर से अंदर आना, है ना, बाहर से बॉक्स के अंदर, प्रोसेस में है, इनटू। ऑलरेडी अगर पहले से ही अंदर है, पहले से ही अगर अंदर है तो इन, लेकिन बाहर से अंदर जब जाते हैं तो इनटू। पहले से अंदर है तो इन, बाहर से अंदर जाते हैं तो इनटू। अंदर से बाहर आते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के साइड से होते हुए वापस यू टर्न लेते हैं तो अराउंड द बॉक्स, है ना। नाउ ऑन टू के भी बारे में भी बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर ऑन टू कब यूज कर दी। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े और आपके सामने एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ है, तो आप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना, आप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो जैसे ऑन टू, यू स्टेप ऑन टू द स्टूल, स्टेप ऑन टू द पोडियम, स्टेप ऑन टू द स्टेयर्स, है ना। ऑन टू यानी कि नीचे वाली लेवल से ऐसे ऊपर वाली लेवल पर आ जाना और यहाँ पर प्लेस हो जाना, ऑन टू। ऊपर से नीचे गिरना, OFF ऑफ, जो थोड़ी देर पहले किया था हमने। बाइक पर बैठे गिर गए, दीवार पर बैठे गिर गए, चेयर पे बैठे गिर गए नीचे, OFF ऑफ। अक्रॉस देखो, के अक्रॉस, जैसे हमने ऑपोजिट देखा था ना थोड़ी देर पहले, वैसा ही अक्रॉस है यहाँ पर, के उस पार। थ्रू यानी कि के आर पार, जैसे टनल है, ये टनल है और ये ट्रेन है, द ट्रेन गोज थ्रू द टनल। और अलोंग का मतलब है दो चीजों के बीच में से गुजरना। बीच में अगर पोजीशन है, स्टेशनरी है, यहाँ पर फिक्स्ड है तो बिटवीन लगता है, जैसे यहाँ पर बिटवीन लग गया, है ना, ये दोनों के बीच में रखा हुआ है तो बिटवीन है। लेकिन यहाँ से वो जा रहा है तो अलोंग, अलोंग द वे यानी कि उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, खास तौर से प्लेस वाले जो प्रीपोजिशंस है वो। ये सारे जो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं ये प्लेस वाले प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स हैं। इसमें कॉन्ट्रास्ट वाले प्रीपोजिशन भी होते हैं, जैसे डिस्पाइट होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है ना, बहुत सारे और अलग अलग तरीके के प्रीपोजिशंस होते हैं। वो हम प्रीपोजिशन की क्लास में डिटेल में सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। नाउ आते हैं हमारे 7th पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। जो 7वां पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन के बाद वाला, वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन, जंक्शन ये वर्ड से याद रखते हैं, कंजंक्शन। जैसे रेलवे जंक्शन होते हैं ना, सारे स्टेशन जंक्शन नहीं होते, कुछ ही स्पेशल जो स्टेशन होते हैं उनको जंक्शन बोला जाता है। 3-4 अलग अलग दिशाओं से, रूट से आने वाले जो ट्रेन होती है, वो जहां पर जिस स्टेशन में रुकती है उसको जंक्शन कहा जाता है ना। जनरली बीच का कोई स्टेशन होता है। तो ऐसा ही सेंटेंसेस के अंदर भी जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला शब्द है या दो वर्ड्स को जोड़ने वाला वर्ड होता है, उसको कंजंक्शन कहते हैं। So, क्या है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। दूसरे शब्दों को या कोई दो फ्रेजेस को या कोई दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो शब्द है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे कंजंक्शन यहाँ पर लिखे, एंड, सो, सिंस, फॉर, बिकॉज या एज, बट है, येट है, स्टिल है, व्हाइल है ना। इसके एग्जाम्पल्स आप कितने भी कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे एंड का एग्जाम्पल दो वर्ड्स को जोड़ने वाला एक बना सकते हैं, जैसे रेड एंड येलो आर माई फेवरेट कलर्स। रेड और येलो जो है वो मेरे फेवरेट कलर्स हैं। तो इसमें ये जो एंड है वो क्या कर रहा है? रेड और येलो इन दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, बस दो वर्ड्स को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। उसके बाद सो के साथ आप कैसे लिख सकते हैं कि आई वॉज वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा था, सो आई वेंट आउट टू ईट। सो आई वेंट आउट टू ईट मतलब क्या है कि मैं बहुत भूखा था इसलिए मैं बाहर गया खाना खाने के लिए। सो यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। देखिए, आई वॉज वेरी हंग्री ये अपने आप में एक सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, और आई वेंट आउट टू ईट ये है आपका सेंटेंस नंबर 2। इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो सो है ये एक कंजंक्शन का काम करता है ना। फॉर वाला देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। फॉर ये प्रीपोजिशन भी होता है,
दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, तो फॉर यू में फॉर आपका प्रीपोजिशन बनता है। लेकिन इधर कंजंक्शन की लिस्ट में क्या कर रहा है ये, क्योंकि ये कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, बिकॉज के जैसे काम करता है, बिकॉज के जैसे काम करता है। जैसे आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू, आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू, फॉर यू आर माई फ्रेंड। नाउ ये सेंटेंस देखिए कैसे थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस है। आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू आर माई फ्रेंड, इसमें दो बार फॉर आ गया। पहला वाला फॉर यहां पर, दूसरा वाला फॉर यहां पर। पहला वाला जो फॉर है वो प्रीपोजिशन का फॉर है, और ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है। देखिए, आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। क्यों लाया है? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। ये दूसरा सेंटेंस है ना। ये सेंटेंस नंबर 1 है और ये सेंटेंस नंबर 2 है, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला ये जो दूसरा फॉर है ये बन जाता है आपका कंजंक्शन। और ये जो फॉर है ये बिकॉज के जैसे काम करता है। इसके जगह यहां पर बिकॉज होता तो भी सेम सेंटेंस बन जाता कि आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू आर माई फ्रेंड। तो दो बार फॉर अगर आ गया ऐसे एक के बाद दूसरा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहला वाला फॉर प्रीपोजिशन होता है, दूसरा वाला फॉर कंजंक्शन होता है। समझ में आई बात? इससे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं आप बाकी के कंजंक्शंस के साथ भी। जैसे स्टिल जो होता है कॉन्ट्राडिक्शन का एक्सप्रेशन देता है, कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट आइडिया एक्सप्रेस करता है। जैसे क्या बोल सकते हैं, आई हेल्प्ड हिम इन हिज यंग डेज, आई हेल्प्ड हिम इन हिज यंग डेज, स्टिल ही forgot to take care of me। वो जब यंग था, उसके यंग डेज में मैंने उसकी बहुत मदद की, इसके बावजूद वो मेरा ख्याल रखना भूल गया। जब मुझे उसकी ज़रूरत है तब वो मेरा ख्याल रखना भूल गया। ऐसा ये सेंटेंस है। तो आई हेल्प्ड हिम इन हिज यंग डेज, ये बनता है सेंटेंस नंबर 1। उसके बाद ही फॉरगॉट टू टेक केयर ऑफ मी, ये बनता है सेंटेंस नंबर 2। और दोनों को जोड़ने वाला ये जो स्टिल है ये बनता है आपका कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आइडेंटिफाई कैसे करना है? दो सेंटेंस को जोड़ने वाला या कभी कभी दो वर्ड्स को जोड़ने वाला वर्ड, है ना। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और होते हैं, बिकॉज, हाउएवर, येट, ऑल्दो, है ना, सो, फॉर वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। अभी कंजंक्शंस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप का, कॉज एंड इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, एडिशन, ऐसे 4 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। तो ये चारों टाइप के रिलेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कंजंक्शंस की क्लास करेंगे आगे डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा क्लास की शुरुआत में, सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। सेंटेंस देख के आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। ये बस यही चीज कर रहे हैं हम लोग। कल की क्लास में भी हमने यही किया था, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को लेके, और आज की क्लास में भी हम यही कर रहे हैं। ठीक है। नाउ कंजंक्शंस की ना अगर आप देखें तो कैटेगरीज होती है। जैसे हमने एडवर्ब की कैटेगरीज देखी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह। तो वैसे मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो कंजंक्शन के ये 3 कैटेगरीज होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अभी ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं ना बीच वाले, इनको आसान भाषा में पेयर कंजंक्शन भी कहते हैं। इनको हम आसान भाषा में पेयर कंजंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। जैसे ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, सच दैट, रादर देन, नो सुनर देन, एज मेनी एज, है ना। सो ये पेयर कंजंक्शन के लिस्ट होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो होता है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस, अंटिल, व्हाइल, अनलेस, एज, वेयरएज, दो, इन केस, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, व्हेन। नाउ डिफरेंस क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, इसमें अगर जाएंगे तो और थोड़ा सा अपना डिटेल में चला जाएगा। तो ये अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि ये जो सेंटेंस बनते हैं ना, ये जो जैसे मैंने अभी ये यहाँ पर लिखा, देखिए ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दोनों को जोड़ने वाला फॉर, ये कंजंक्शन है। तो ये जो पहला पार्ट बनता है ना, बड़े से सेंटेंस का छोटा पार्ट,
बड़े से सेंटेंस का छोटा वाला सेंटेंस जो अपने आप में एक सेंटेंस होता है, जो अपने आप में एक सेंटेंस होता है, इसको क्लॉज कहते हैं। ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है। सेम चीज, आई से लेके डेज तक, ये बड़े से सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा है, तो ये क्लॉज बन गया। ही से लेके मी तक बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ये भी क्लॉज बन गया। तो ये क्लॉज होते हैं। क्लॉज बेसिकली क्या है, बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा, और वो छोटा हिस्सा भी अपने आप में एक सेंटेंस होता है। हाँ, उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो ये जो क्लॉज होते हैं उनको फिर डिवाइड किया जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज में, या डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं उसको। तो मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और दो मेन क्लॉज को जोड़ने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, इससे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, इससे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, सॉरी, इससे बनते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, इससे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल हम उस कैटेगरी या उस झंझट में नहीं जाएंगे, और खासतौर से बैंकिंग वाले तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर सवाल नहीं बनते। बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस पैटर्न क्या है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो आई होप द टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर ऑल्सो क्लियर एंड अंडरस्टूड. Now let's come to the last part of speech of today's session, that is interjection. Now interjection ये एक ऐसे words होते हैं जो हम बहुत rarely use करते हैं हमारे spoken English में भी और हमारे written English में भी. So basically interjection जो है, a word or a phrase that is used to express surprise, pain, pleasure, etc. For example, oh या hurray या wow, है ना, आश्चर्य, पीड़ा, हर्ष आदि जैसे इमोशंस को व्यक्त करने वाले शब्द, इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. तो अभी इंटरजेक्शन के क्या क्या एग्जांपल्स है देखें. ए एच, आह. जनरली इंटरजेक्शन जो है वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट के साथ आते हैं. एक्सक्लेमेशन पॉइंट सबको पता है, ये जो होता है ना एक्सक्लेमेशन पॉइंट, सही है, मतलब ये ऐसी लाइन होती है और उसके नीचे एक डॉट होता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट कहते हैं. और इंटरजेक्शन के बाद में एक्सक्लेमेशन पॉइंट का आना बहुत जरूरी है. एलास, ब्रावो, हुर्रे, आउच, ऊप्स, वाओ, है ना. तो देखिए ए एच वाला आ है, क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज और रियलाइजेशन, किसी सरप्राइज को या रियलाइजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आह यू, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट. तो यहां पर उन्होंने कॉमास लिखे हुए हैं, लेकिन कॉमा से ज्यादा इंटरजेक्शन, ये सॉरी एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ये ज्यादा बेटर पंक्चुएशन यहां पर होता है. ठीक है, कभी कभी कॉमा के साथ भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से लिखेंगे एक्सक्लेमेशन पॉइंट के साथ. तो सरप्राइज, आह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट, आह अभी मुझे समझ में आया तुम क्या बोल रहे हो. जैसे ये बोलना पड़ता है. ठीक है, अलास, ये हम सैडनेस या रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे अलास वी मिस द ट्रेन, यार ट्रेन छूट गई यार, अलास. हाँ? फिर ब्रावो जो होता है, ये एडमिरेशन या अप्रूवल या किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना कि वाह बहुत बढ़िया तुमने ये किया, ब्रावो यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना. यहां पर उन्होंने लास्ट में एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा दिया, वो भी चल सकता है. हुर्रे जो है वो खुद के सेलिब्रेशन के लिए, ब्रावो होता है दूसरे के सेलिब्रेशन के लिए, ब्रावो होता है दूसरों के वाहवाही करने के लिए, हुर्रे होता है खुद के सेलिब्रेशन के लिए, खुद ने जीता है मैच और खुद के एंजॉयमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए. हुर्रे वी वन द गेम, हुर्रे हमने मैच जीत लिया. आउच ये होता है पेन या डिस्कम्फर्ट, जब आपको कोई तकलीफ होती है, फिजिकली हर्ट होते हैं आप, तो आउच दैट हर्ट, है ना. या अगर दिल से भी अगर चोट पहुंचती है दिल को, तो भी आउच, तुम्हारे शब्दों से मुझे चोट पहुंची मेरे दिल को. ऊप्स, ऊप्स का मतलब क्या होता है, कोई सिली मिस्टेक अगर आपने की, या सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया जो होना नहीं चाहिए था, तो ऊप्स आई स्पिल्ड माई ड्रिंक. आप जो है वो कुछ पी रहे हैं ना और गलती से वो कपड़ों पे गिर गया, ऊप्स आई स्पिल्ड माई ड्रिंक ऑन माई क्लोथ्स. फिर वाव होता है अगेन अमेजमेंट, वंडर एक्सप्रेशन करने के लिए, वाव दैट इज इनक्रेडिबल. ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अनकन्वेंशनल भी इंटरजेक्शंस होते हैं आजकल. ये सारे स्पोकन इंग्लिश में आते हैं, रिटन इंग्लिश में बहुत कम बार हमें देखने को मिलते हैं. एग्जाम में भी इंटरजेक्शन के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ना प्री में आता है ना मेंस में आता है. बस हमें एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का, इसलिए पता होना चाहिए कि क्या होते हैं इंटरजेक्शंस. ठीक है, जैसे वेल, वाव, आउच, यम, कोई अच्छा डिलीशियस चीज खा ली तो, ईख, कोई घटिया घिनौना चीज देख लिया तो, ड, ड मतलब सामने वाला अगर कोई बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी बात बोल रहा है, सिली चीज बोल रहा है कि ये सबको पता है तुम क्यों बता रहे हो, ड दिस इज नोन बाय एवरीवन, ऐसे.
ओ नो सरप्राइज, याइक्स, याइक्स और ई की ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई घटिया सी चीज हमने देखी, याइक्स ऐसे आते हैं। एह, एह मीन्स फ्रस्ट्रेशन, एह आई डोंट केयर अबाउट दिस, ऐसे। ठीक है, बू, बू मतलब क्या है, किसी को अगर जैसे हम एडमायर करते हैं किसी को तो हुर्रे बोलते हैं, ब्रावो बोलते हैं, तो बू इज लाइक किसी को अगर टॉन्ट लगाने, खास तौर से अगर देखिए स्टेडियम में बहुत सारे लोग बूइंग करते हैं। अगर ऑपोजिशन प्लेयर ने हमारे किसी फेवरेट प्लेयर को जाके एक प्रकार से ऐसे स्लेजिंग किया या फिर उनके साथ झगड़ा किया, तो वो प्लेयर जब बाउंड्री पे आते हैं तो सारे ऑडियंस ऐसे बू करना शुरू करते हैं। बूइंग मीन्स बू करना, यानी कि एक प्रकार से चिढ़ाना, है ना। ये बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसी आवाज निकालते हैं, आई गेट योर पॉइंट, ऐसे, है ना। और क्यूटनेस वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए yippee, एक्साइटमेंट, ओके। ओ डियर, होता है सरप्राइज के लिए, अगर सोच रहे हैं कुछ। वूप्स, बहुत सारे ऐसे, ये सारे स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स हैं, है ना। इनको आप यूज कर सकते हैं इंटरजेक्शन के तौर पर। ठीक है, सो अभी हमने एडवर्ब्स क्या होते हैं देखा, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं देखा, कंजंक्शंस क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और ये इंटरजेक्शन वाले भी हमने देख ली। ठीक है ना, आपके जो भी डाउट्स हैं आज के इस सेशन में, वो डाउट्स मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड सेशन है। एक्चुअली ट्यूसडे का आज का जो लेक्चर था वो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा था, बिकॉज आई एम ऑन लीव टुडे, इसलिए मैंने वो पहले से रिकॉर्ड करके रखा था सो दैट आपका सेशन मिस ना हो। तो जो भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, वो आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछिए, या कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। टुमारो विल हैव अ लाइव सेशन इटसेल्फ। कल नाउन की पहली क्लास होगी बाय द वे, सो नाउन की क्लास में आप सबको आना है और नाउन के सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क ऑफ द डे देखते हैं। एक बड़ा सा पैराग्राफ है यहाँ पर, और होमवर्क क्या है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस इन द सेंटेंस। इन 1955 से लेके यहाँ पर अ कॉमेडियन तक, ये पूरा आपका जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं, और कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, ये तीनों पार्ट ऑफ स्पीच आपको ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन नहीं दिया क्योंकि इंटरजेक्शन जैसे मैंने कहा आमतौर पर हम रिटन सेंटेंस में हम यूज नहीं करते। ठीक है, सो ये सारे के सारे आपको, ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू, एंड इसमें आपको जैसे मैंने कल के होमवर्क में आपने किया था वैसा ही करना है कि कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप सब लोग ऐसे लिखेंगे कि एडवर्ब लिखेंगे, फिर उसके सामने कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स की लिस्ट में क्या क्या है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कंजंक्शन, तो कौन कौन से कंजंक्शंस आए हैं यहाँ पर ये लिखेंगे, और लास्ट में आप लिखेंगे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे करके आप सब लोग कमेंट करेंगे, वीडियो के नीचे चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में आप करेंगे। ठीक है, आज के वर्ड्स ऑफ द डे देखते हैं। वर्ड्स ऑफ द डे आज के क्या है देखिए, पहला वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड ये एक वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। वर्ब के तरह जब एकॉर्ड को यूज करते हैं तो इसका मतलब है टू गिव समथिंग टू समबडी, किसी को कोई चीज दे देना, खासतौर से ऐसे कोई गिफ्ट के तौर पर देना, वो होता है एकॉर्ड करना, एकॉर्ड करना, है ना। ही एकॉर्डेड मी विथ ऑल हिज बुक्स, यानी कि उसने मुझे अपने सारे किताबें दे दिए। लेकिन एकॉर्ड ये नाउन भी हो सकता है, और नाउन के तरह जब यूज करते तो अलग मीनिंग आता है, एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको एकॉर्ड कहा जाता है, जो डील होती है उसको एकॉर्ड कहा जाता है। रेंडर, रेंडर ये क्या है, वर्ब है। टू कॉज समबडी और समथिंग टू बी इन अ सर्टन कंडीशन, किसी पर्सन को या किसी वस्तु को एक पर्टिकुलर कंडीशन में होने के लिए मजबूर करना, रेंडर करना, है ना। जैसे ही रेंडर्ड मी स्पीचलेस विथ हिज आंसर्स, उसने जो आंसर्स दिए उन आंसर्स को सुन के मैं दंग रह गया, मतलब उसने मुझे रेंडर करवाया, स्पीचलेस बनाया, मुझे एक स्पीचलेस वाली कंडीशन में लेके आया। ही रेंडर्ड मी स्पीचलेस विथ ऑल हिज क्वेश्चंस, है ना। या फिर योर आर्ग्यूमेंट हैज बीन रेंडर्ड इलॉजिकल, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को अभी इलॉजिकल घोषित कर दिया गया है, रेंडर कर दिया गया है, ऐसा सेंटेंस बनता है। फिर अर्नेस्ट ये जो वर्ड है, ये हमारा तीसरा वर्ड ऑफ द डे है। ये एडजेक्टिव विशेषण होता है। इट मीन्स अ वेरी सीरियस और डिटरमाइंड पर्सन, जो बहुत ही सीरियस है, डिटरमाइंड है और कुछ करने के लिए, है ना। ही इज अ वेरी अर्नेस्ट पर्सन, ही डज एवरीथिंग वेरी सीरियसली। शी इज एन अर्नेस्ट वुमन, है ना। yes. फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा वर्ड ऑफ द डे है कंपेल। कंपेल ये जैसे हमने कल की क्लास में कोएर्स किया था, याद है आपको, COERC वाला कोएर्स, यानी कि
किसी को कुछ करने के लिए ज़बरदस्ती करना, फोर्सफुली, वही है, सेम टाइप का वर्ड है, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, कंपेल। माई मदर coerced मी टू ईट ऑल द फूड इन द प्लेट, माई मदर कंपेल्ड मी टू ईट ऑल द फूड इन द प्लेट, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्ट मीन्स टू शो समथिंग टू बी और टू बी शोन क्लियरली। कोई चीज़ जब आप दिखाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, या दिखाया जाता है, उस चीज़ को क्लियरली दिखाया जाता है, तो क्लियरली कोई चीज़ जब दिखती है तो उसको कहते हैं मैनिफेस्ट हो गई। जैसे ऑल माई ड्रीम्स हैव मैनिफेस्टेड इनटू रियलिटी, मेरे जितने भी सपने हैं वो सारे रियलिटी में आ गए हैं या रियलिटी में उतर गए हैं, मैनिफेस्ट हो गए हैं, क्लियरली अभी दिखना शुरू हो गए हैं। और बेस्टो, बेस्टो का मतलब क्या होता है? टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो हाउ मच ही और शी इज रिस्पेक्टेड। किसी को, पर्सन को कुछ दे देना, खास तौर से तब जब आपको उनको दिखाना है कि वो कितने स्पेशल है, वो कितने मायने रखते हैं आपके लिए। बेस्टो करना, जैसे आई विल बेस्टो ऑल माई ब्लेसिंग्स ऑन यू, आई विल बेस्टो ऑल माई प्रॉपर्टी टू यू, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। सो ये हमारे आज के 6 वर्ड्स ऑफ द डे। आई होप ये सारे वर्ड्स के मीनिंग्स भी आपको समझ में आ गए। अपने अपने सेंटेंसेस भी बनाते चलिए जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं। इन लेक्चर्स को अटेंड करने के साथ साथ एक अपनी नोटबुक भी कैरी करिए और नोटबुक में ये सारे वर्ड्स लिखिए, उनके मीनिंग्स आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, मीनिंग्स नोट डाउन कर लीजिए, है ना। पीडीएफ्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन पीडीएफ के साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी भी, खुद के एफर्ट्स भी वहाँ पर आपको डालने हैं, सो दैट वो पढ़ाई जो है वो और तेज़ी से हो और अच्छी तरीके से और इफेक्टिवली ये पढ़ाई हो। ठीक है, चलिए। सो ये आज का सेशन था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अभी कल से हमारी क्लासेस में इंडिविजुअल पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ स्पीच के 3-3, 4-4 लेक्चर्स करेंगे। जैसे नाउन पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो नाउन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिंगुलैरिटी, प्लूरैलिटी, जेंडर, है ना, सिंगुलर, ओनली सिंगुलर, ओनली प्लूरल, बहुत सारे होते हैं। और उनके ऊपर फिर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वो उनका पैटर्न क्या होता है, प्री में कैसे क्वेश्चंस दिख सकते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें नाउन की 2-3 क्लासेस जो हम करेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ऐसे नाउन की क्लासेस आपकी होने वाली है। ठीक है, नाउ सेशन एंड करने से पहले सभी नए स्टूडेंट्स को एक बार रिमाइंड कर दूं कि बैंकिंग सुपर पैक में आप एनरोल कर लीजिए। बैंक सुपर पैक ये हमारा एक पेड सुपर पैक है। पेड को क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव फॉर्म में, सारे टाइप के पेड कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंड ऑफ नवंबर सेल चल रहा है, तो जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है हमारे पेड बैचेस में, तो डेफिनेटली एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपको बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे ढेर सारे, इंग्लिश के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपकी होगी। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे और अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। सो इसमें आप डेफिनेटली एनरोल कीजिए। 9 मंथ का वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग में आप एनरोल कर लीजिए और कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। दिस इज माय कूपन कोड KAUSTUBH, ये मेरा कूपन कोड है। इस कोड को अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और यहाँ पे आपको एनरोल करने में फ़ायदा होगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन। सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल सेम टाइम पर दोपहर को 12 बजे मुलाकात होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन इवन दो इट वाज इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, क्योंकि बहुत बार लाइव होते हैं तो कमेंट्स देख सकते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन दैट वी हैड टुडे, ये आपके डाउट्स टेलीग्राम पर आप भेज दीजिए या अगले सेशन में, कल के सेशन में आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।